चलिए बच्चों, कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में अब हम यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, बल युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स कपल। दूसरा, बल युग्म आघूर्ण, और बल युग्म आघूर्ण को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। और तीसरा है बल आघूर्ण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। आप बोलोगे कि सर ये इंग्लिश में आपने नीचे अलग से क्यों लिखा? तो मैं केवल ये बताने के लिए लिखा है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, थोड़ी थोड़ी रिलेटेड तो हैं, परंतु अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल युग्म यानी कि फोर्स कपल की। मान लो हमारे पास कोई दृढ़ वस्तु है, रिजिड बॉडी है, इसमें हम 2 पॉइंट चूज कर लें। एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच की दूरी हम आर मान लेते हैं। इस ए पॉइंट पे बी थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। इस ए पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं और बी पॉइंट पे जस्ट अपोजिट, ए के अपोजिट फोर्स लगाएं। मतलब बल युग्म के लिए पहली बात होती है 2 बराबर तथा विपरीत दिशा वाले बल। पहली बात तो ये होती है, जितना बल ये ऊपर की तरफ लगता है उतना ही बल ये नीचे की तरफ लगता है। देखो विपरीत दिशा हो गई, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो बल युग्म में हमें 2 बल चाहिए, जो कि आगे की बात तो और सुनो, जो कि किसी दृढ़ वस्तु के 2 अलग अलग बिंदु पर कार्य करें। अलग अलग बिंदु या स्थान भी लिख सकते हैं, बिंदु पर कार्य करें तो उन्हें बल युग्म कहा जाता है। तो पहली चीज बच्चों जो आपने समझी कि वो दोनों बराबर होते हैं। दूसरी चीज आपने देखी कि वो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। और तीसरी चीज जो आपने समझी कि वो किसी दृढ़ वस्तु के 2 अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जरा, ये रखा हुआ है एक दृढ़ वस्तु, इस पे 2 बल लगा रहा है, एक इधर से नीचे की तरफ, एक उधर से ऊपर की तरफ। ये 2 बल देखो। अब ये 2 बल 2 अलग अलग बिंदु पर हैं और पता है तुम्हें दोनों बराबर ही लग रहे हैं। यदि बराबर नहीं लग रहे होते, एक ज्यादा हो रहा होता तो ये ऐसा हो जाता। ये इस पे बल युग्म कार्य कर रहे हैं। और बल युग्म करते क्या है? बल युग्म वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये जो बल युग्म है इसका कार्य क्या है? इसका यदि हम कार्य करें, लिखें, तो इसका कार्य है वस्तु को घुमाने की कोशिश। या तो घुमा दे या केवल कोशिश करता रहे। वस्तु को घुमाने की कोशिश, सा यही आएगा तो अपन यही लिख देते हैं। ये होता है बल युग्म। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज की बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, और वो है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण, ये वाली बात, मूवमेंट ऑफ कपल। बल युग्म आघूर्ण में ये वस्तु घूम जाएगी
और इन दोनों का प्रभाव ही बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है। तो बलयुग्म आघूर्ण में से क्या करते हैं, जो बलयुग्म है ना, बलयुग्म में से, इनमें में से एक बल तथा उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। जी हां, लंबवत दूरी का गुणनफल बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। अभी हम बलयुग्म आघूर्ण पढ़ रहे हैं, तो जब हम बलयुग्म आघूर्ण की बात करेंगे, वैसे तो कई जगह इसे टाउ ही लिखा जाता है, परंतु फिर भी हम भी यहाँ टाउ लिख देते हैं। टाउ बराबर दोनों में से एक बल, एफ ये ले लो या एफ ये ले लो। अब इनके बीच की हमें निकालना है लंबवत दूरी। बच्चों, ये दूरी लंबवत दूरी नहीं है, ये तो पूरी दूरी है। लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे, इससे एक लंब डालेंगे डाउनवर्ड और इससे इसके ऊपर लंब डाल देंगे। ये जो बी सी है ना, ये बी सी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। देखो एक बार फिर से बताते हैं। ये कोई लाइन है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए एक इधर से लंब यहाँ डालते हैं, दूसरा इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। ये AC जो है ना, वो लंबवत दूरी कहलाती है और ये प्रभावी दूरी होती है। मतलब लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी प्रभावी दूरी होती है। तो टाउ से हमने लिख दिया और इन दोनों के बीच की दूरी BC, इसे अपन D मान लेते हैं। F इंटू एक बार तो BC लिख देते हैं। टाउ इज इक्वल टू हो जाता है F इंटू R। और बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सदिश राशि है, इसकी जो दिशा है ना, इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। कैसे निकालें, अनुदिश होती है। कैसे निकालेंगे इसकी दिशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात तुम्हें बता दें, जो इसकी दिशा होती है वो ही इसकी भी दिशा होती है। दोनों की बातें कर रहे हैं, दिशाएं निकालना एक ही तरफ से सीखो। जब किसी पेचकस को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पेचकस है, जब हम इसे ऐसा घुमाएंगे ये, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो दिशा ये हो गई। घुमा गा रहे थे ऐसा, ऐसा और ऐसा। एक बल इधर लग रहा था, एक बल इधर लग रहा था। बलयुग्म तो लग रहा है। आप अंगूठे से इस तरफ धक्का रहे हो और उंगली से इस तरफ खींच रहे हो। देखो ये उंगली और अंगूठे का वो देखो मूवमेंट, ये तो जिस दिशा में ये आगे बढ़ेगा वो उसकी दिशा होती है। तो ये तो फालतू बात हो गई यार। अब तुम लोग काम की बात सुनो। अपना सीधा हाथ लो, सीधा हाथ लो। यदि ये इस तरफ जा रहा है तो इसे उंगलियों को मोड़ो। जो अंगूठा की दिशा हो गई ना, वो बल युग्म आघूर्ण की दिशा होगी। एक बार फिर से समझो, कोई चीज ऐसी घूम रही है तो आप उंगलियों को उस दिशा में मोड़ो जिस दिशा में वो घूम रही है। तो ये जो थम्सअप जैसा बन रहा है ना, ये अंगूठा की दिशा उसकी दिशा बतलाती है। मान लो ये ऊपर घूम रहा है तो उंगलियां ऊपर जाएंगी तो इसकी दिशा ऊपर होगी। तो पता है ये इस तरफ घूमना, देखो जरा यहां समझो कि मान लो बलयुग्म लग रहा है, ये इस तरफ घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। ये इसका केंद्र बिंदु है, घूर्णी गति हो रही है। आप ऐसे हाथ रखो,
अंगूठा बाहर की तरफ है तो इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। और पता है इसे कौन सी दिशा बोलते हैं, इसे धनात्मक दिशा बोलते हैं। समझना है बच्चों, इसे धनात्मक दिशा कहते हैं। तो ये देखो जरा, ये इस तरफ घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक दिशा कब मिलती है, जब उसकी जो गति होती है, और कौन सी गति होती है, घूर्णी गति होती है, वो होती है घड़ी की विपरीत दिशा। ये तो आपको पता है, घड़ी की विपरीत दिशा, और इसे ACW कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा को ACW बोलेंगे। कहीं लिखा मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी आपको कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि घड़ी की दिशा CW। हम यहाँ पे कहीं और लिख देते हैं। दो बातें जो आप समझना, अभी मिटा नहीं रहे। ये जो घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और विपरीत दिशा को हम बोलते हैं विपरीत दिशा, इसे बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये ऐसा घूम रहा है तो इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। अंगूठा ही तो बताता है दिशा, ये थम्स अप बन रहा है ना। परंतु अब आप देखिए, अपने पास जगह है कि एक पिंड यहाँ है और दूसरा पिंड यहाँ है, और ये कुछ इस दिशा में घूम रहा है। ये ऐसे होगा, ये जो ऐसा घूम रहा है तो ये उंगलियां उसी तरफ मुड़ने वाली हैं बच्चों। सांप नहीं बना रहे हैं, उंगलियां उसी तरफ मुड़ने वाली हैं जिस तरफ उसकी दिशा होती है। ये दिशा है। अंगूठा कहाँ हो गया, अंदर की ओर। तो इस केस में जो दिशा ये है, तो इसमें जो वॉल्यूम की दिशा जो होती है ना, लंबवत इसके अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। और पता है इसे हम ऋणात्मक दिशा बोलते हैं, इसे कहा जाता है ऋणात्मक दिशा। और ये घड़ी की दिशा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो एक बात समझ में आ गई कि वो घड़ी की दिशा में घूमेगी तो ऋणात्मक उसकी दिशा रहेगी, और घड़ी की दिशा में घूमेगी तो धनात्मक दिशा होगी। और धनात्मक दिशा बाहर की तरफ होती है और ऋणात्मक दिशा अंदर की तरफ होती है। तो दिशा के बारे में तो समझ गए कि बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल एक सदिश राशि होती है, और उसकी दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, सीधे हाथ के नियम से निकालते हैं, और हमारी उंगलियां उस दिशा में मुड़ती हैं जिस दिशा में वो गति कर रहा होता है। यदि मान लो वो गति ऐसी कर रहा है तो ये हमारी उंगलियां मिलेंगी, उसकी दिशा बाहर हो गई। और यदि वो ऐसी गति कर रहा है इस तरफ तो ऐसी मुड़ेगी, तो ये दिशा अंदर की तरफ हो गई। स्क्रू रूल से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे और ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर। तुम देखो ना, ऐसा घुमाया घड़ी की दिशा में तो नीचे जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा। समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, जिस अक्ष पे ये घूम रहा है। कोई भी वस्तु घूमती है तो किसी ना किसी अक्ष पे तो घूमती है। तो अक्ष से या तो बाहर की तरफ, अक्ष से या तो अंदर की तरफ, ये इनकी दिशाएं होती हैं। अब चूंकि टाउ सदिश राशि है तो अपन क्यों ना ऐसा लगा दें। अब इसकी इकाई देखो, इकाई भी देखें और विमा भी देखें। इसकी इकाई है न्यूटन, इसकी BC मतलब आर की इकाई है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गई। और यदि विमा देखेंगे तो फोर्स की क्या होती है, mL/T-2, और इसकी L हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ गया, mL²T-2, ये इसकी विमीय सूत्र आ गया, mL²T-2 विमीय सूत्र है बल युग्म आघूर्ण का, मूवमेंट ऑफ कपल का।
तो ये दो चीज समझनी है आपने। बल युग्म भी बहुत अच्छे से क्लियर की है और बल युग्म आघूर्ण भी आपने क्लियर किया है। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है कि बल युग्मों में से एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बल युग्म आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ कपल कहलाता है। और अब हम यहाँ पे तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि हमने हेडिंग डाली है, और वो तीसरी चीज है बल आघूर्ण। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इन दोनों को मिटा दें, बाकी आप समझ तो चुके ही हो। अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। तो पहले एक बात बल आघूर्ण समझो, फिर बल आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण में अंतर समझो, क्योंकि बच्चों वो इन दोनों में अंतर से ही तो कंफ्यूज करते हैं यार। जो पेपर बनाते हैं ना टीचर, वो बच्चों को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होते जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए आप देखिए, आपके पास एक नट कसने वाली चीज है, तो हम क्या करते हैं, यहां फंसाते हैं और इधर से धक्का करते हैं तो नट खुलता है। देखो देखो देखो, ये है हमारे पास एक नट, और इसे हमने एक पाने से, पानी तो बोलते हैं, एक पाने से हमने इस नट को पकड़ लिया। ये पाना है, ये पकड़ा है नट। अब आपको पता है कि अब आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ऐसा, तो ये नट खुलेगा। ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, फोर्स की दिशा ये होगी, तो ये जो नट है ना, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं मुझसे। हाँ बोलोगे सर ऐसा नट कैसा होता है? ऐसा 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 और ऐसा, ये नट है पूरा। आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप अपने घर में बैठे हो, आप एक पाना ले आओ और नट से लेके उसे खोलने की कोशिश करो, तो पता है जब हम ये बल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये नट खुलेगा, बाहर की तरफ आएगा। और ऊपर की तरफ बल लगाने के लिए इसका मोशन कैसा होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये जो बल लग रहा है परपेंडिकुलर अपवर्ड। अपवर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसी को ध्यान से समझना है आपको। तो ये नट खुलेगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो दिशा जो होगी ना, इसकी दिशा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ नट खुलेगा। आप समझ रहे हैं ये बात? ये ऊपर की तरफ आएगा। तो यहां पे भी वही वाला रूल लगता है कि ये ऐसा घूम रहा है बाहर की तरफ, तो इसके अक्ष के, क्योंकि नट ही बाहर आएगा ना, नट खुलेगा तो वो स्क्रू बाहर निकलेगा उससे। हाँ, तो बाहर की तरफ आएगा, तो पता है इसकी दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी, और कहां पे? इसके घूर्णन अक्ष से बाहर की तरफ, घूर्णन अक्ष से लंबवत बाहर की तरफ। अच्छा, अभी हमने समझा ही नहीं है कि ये टार्क क्या होता है, परंतु हमें इतना पता है, दिशा हमें पहले ही पता हो गई, लंबवत बाहर की ओर। घूम कैसे रहा था? घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई है, और इसे धनात्मक दिशा भी कहते हैं, जो पहले भी हम बता चुके हैं, धनात्मक दिशा। ओके, अब हमने फिर वही पैच, वही लिया स्क्रू, ये स्क्रू है, यहां पे फिर हमने बनाया एक पाना, पानी तो कहते हैं ये, और अब हमने बल इस तरफ लगाया नीचे की तरफ। आप देखो, जब उस पाने को ऐसे खोलेंगे करेंगे तो वो कसेगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इधर बल लगाएंगे का मतलब क्या है
कि ये जो नट है, नट कसेगा। नट कसेगा का मतलब क्या है? नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसी घूमेगी। ये ऐसा घूम रहा है, अब इससे विपरीत ये ऐसा घूम रहा था, अब हम इसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। कसेगा और नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा मतलब दिशा क्या है? जो घूम रहा है वो नट जो है वही तो घूर्णन अक्ष है, क्योंकि नट उसी पे तो घूम रहा है। तो नीचे की तरफ जाएगा। दिशा क्या है? इस दिशा को हम बोलेंगे घूर्णन अक्ष पर लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर, घूर्णन अक्ष के लंबवत नीचे की ओर। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, घूर्णन अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ जाएगा। और ये वाला हाथ फिर यूज करो, ये अंगूठा कहाँ बता रहा है? अंदर ही बता रहा है। इससे ही पता कर लोगे कि किधर कसाएगा किधर खुलेगा। नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पे इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? इस दिशा को ऋणात्मक दिशा बोलते हैं। ऋणात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा होती है। और घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये जो पैच है, जो नट है, वो घूमेगा तो घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा होती है घड़ी की दिशा। और घड़ी की दिशा मतलब CW, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ACW। इसे याद कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है आपकी क्लॉकवाइज। तो ये घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। आपने देखा कि यहाँ पे हमने बल की दिशा बदल दी, तो हमारा जो परिमाण है उसकी दिशा भी बदल गई। तो अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों से अभी हम बहुत सी चीज़ें और समझेंगे, और हमें विश्वास है कि आपने ये लिख लिया होगा। अभी हम ये दोनों डायग्राम नहीं बना रहे। बोलोगे सर ऐसा पाना तो हमने आज तक नहीं देखा, तो आज देख लिया ना, हमने बनाया है तो देखो इसे तो अपन मिटा दे रहे हैं। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि जो टार्क है, जो बल आघूर्ण है, बलयुग्म आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण है, वो एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख देते हैं सदिश राशि है। और आप सीधे हाथ के नियम से या स्क्रू के नियम से दिशा पता कर लेते हैं। स्क्रू नियम से दिशा पता लग जाती है, दिशा ज्ञात होती है। चलो ठीक है, दिशा ज्ञात होती है तो हो रही है, स्क्रू नियम से हो रही है। अब हो क्या रहा है ये? तो एक बात तो आपने देखी, बल एक जगह ही लग रहा है, यहां नहीं लगा रहा है, बल केवल एक ही जगह लग रहा है। और वो बल युग्म आघूर्ण था ना, उसमें बल युग्म था, बल दो जगह लग रहा था। यहां पे ये नट पे कहीं कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। ये अकेला बल लगा के हम नट खोल लेंगे, ये अकेला ही बल की दिशा बदल के हम नट कस देंगे। तो बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण में अंतर स्पष्ट करिए कि बल युग्म आघूर्ण में दो बल लगते हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में बराबर, परंतु बल आघूर्ण में एक ही बल उसे घुमाने की कोशिश करता है। देखो लो जरा, ये हमने यहाँ पे इस अक्ष पे इसे कस के पकड़ ली है, और अब देखो यहां से बल लगा के इसे घुमा रहा है, ये घूम रही, परंतु ये पकड़ी है, इधर से कोई बल नहीं लग रहा है, ये बल आघूर्ण है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल जितना घुमा देता है, जितना घुमा सकता है, वो ही बल आघूर्ण होता है। और दो बल मिलके जितना घुमा सकते हैं, उनके घुमाने का प्रयास, उनके घुमाने का प्रयत्न और उनके घुमाने की क्षमता बलयुग्म आघूर्ण होती है दो बलों के। जबकि एक बल जो घुमाने का प्रयास कर रहा है, कितना घुमा पा रहा है, जितना घूम पा रहा है, उससे बल आघूर्ण कहते हैं। तो जब किसी पिंड पर, हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, जब किसी
पिंड पर, पिंड मतलब अरे वो पिंड वो ही होता है, दृढ़ लिख देते हैं ना अपन, और ये दृढ़, जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल, अब आपने समझा ये जो बल है ना बच्चों, ये बाह्य बल हैं, उस पिंड को किसी अक्ष के परितः, अक्ष के सापेक्ष बोल सकते हैं, उस पिंड को किसी अक्ष के परितः, ऐसे लिखेंगे, ये इसे घुमा रहा है, ये इसके अक्ष के परितः घुमा रहा है, घुमाने का प्रयत्न करता है, तो परितः घुमाने का, यस हाँ, घुमाने का प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करता है, तो जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल, ये बाहर से लग रहा है, और यार बल की बात तो हम कर ही चुके हैं ना, बल हमेशा बाहर से ही लगता है, तो बल की यह प्रवृत्ति है ना, तो बल की यह प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति ऐसे कर देते ना, प्रवृत्ति, तो बल की ये प्रवृत्ति, इसे ऐसे भी लिखते हैं प्रवृत्ति, तो जो सही हो यही सही है, बल की यह प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, को बल आघूर्ण कहते हैं। अभी आप ज्यादा खुश मत हो बच्चे, अभी आपने बल आघूर्ण को थोड़ा सा ही जाना है, थोड़ा सा ही समझा है, ये बहुत विशेष बात है, बहुत स्पेशल बात है, तो सुनो समझो कि जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है, तो बल की यह प्रवृत्ति, जो घुमाने की प्रवृत्ति, जो हम बल लगा रहे हैं इसे, तो ये घुमाने की कोशिश कर रहा है इस नट को, इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। और अब हम यहां पे ये परिभाषा तो लिख दी, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर होता है बल गुणा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, बल गुणा लेंथ ऑफ मोमेंटम आर्म, यानी आघूर्ण भुजा की लंबाई। हम यहां पे मोमेंटम आर्म की बात कर रहे हैं, तो ये मोमेंटम आर्म तो हमें समझना ही होगा। चलिए समझते हैं इसे भी। वो कह रहे सर ये मोमेंटम आर नहीं समझ में आई, तो इसे हम और इसे क्लियर करते हैं। घूर्णन अक्ष और क्रिया बल की लंबवत दूरी, इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष तथा क्रिया बल की लंबवत दूरी, ये इसके बारे में हमने लिखा है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी r है, तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। परंतु ये फार्मूला तो अभी भी कुछ गलत है। फार्मूला की गलती बाद में निकालेंगे बच्चों, गलतियां पहले नहीं निकालना चाहिए, गलतियां तो बाद में ही निकलती हैं, गलती बाद में निकालेंगे। पहले तो हम ये जरा इस लंबाई की बात करें कि ये लंबाई क्या कह रही है। तो
पहले तो ये लंबाई क्या प्रभाव डालती है हमें ये पता करना है। सुनिए और समझिए। अभी अभी ये वाली बात तो आपने लिख ली है, तो हम इसे मिटा दें ना उसे समझने के लिए। चलो नहीं मिटा रहा है, भी समझो कि ये नहीं खुल रहा है इससे। जब हम इस नट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं इस पाने से तो नहीं खुल रहा है, तो सोच के बताओ कि आप क्या करोगे। एक बड़ा पाना लाओगे जिसकी लंबाई ज्यादा है। अब आपके पास बड़ा पाना नहीं है, बड़ा पाना नहीं है तो आप पता है क्या करोगे, आप एक पाइप लेके आओगे, वो इसमें फंसा दोगे। यदि आपके पास एक पाइप है तो वो इसमें फंसा दोगे आप, और यहां से पकड़ के घुमाओगे, बल यहां लगाओगे, तो अब ये आसानी से खुल जाएगा। और यदि आप यहां से बल लगाओगे तो ज्यादा टॉर्क नहीं आ रहा है, ज्यादा बल आघूर्ण नहीं आ रहा है। अरे गाड़ियां चलती हैं तो बल आघूर्ण टार्क होता है, मीटर भी देते हैं कि गाड़ी कितना टार्क प्रोड्यूस कर रही है। वो बिना पढ़े लिखे मैकेनिक कहते हैं कि सर टॉर्क नहीं आ रहा है, टॉर्क नहीं आ रहा है। कभी तुमने सोचा कि टार्क क्या है? क्या तुम उसे टार्च समझ रहे थे? नहीं, वही है। जब तक उस पे ये नहीं लगेगा, जब तक गाड़ी का इंजन घूम कैसे सकता? पिस्टन विस्टन चलते हैं तो घूमेंगे तो एक्सेल ना, टार्क आता है वहां पे। अब यदि यहां से बल लगाओगे तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब आर कम हो जाएगा, तो बल का मान बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आर बढ़ा दो तो बल कम लगा के हम टार्क उत्पन्न कर सकते हैं, बल आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं। तो मोमेंटम आर्म कहते हैं, आघूर्ण भुजा कहते हैं। इतनी सारी बात तो छोड़ो, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टाउ बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा। अब हम ये बोलेंगे, इंग्लिश में मोमेंटम आर्म बोलते हैं। अभी भी एक गड़बड़ है। हमने मान लो यहां से घुमा रहे हैं और ये वाली पूरी दूरी हमने ले ली है आर, पूरी दूरी हमने आर ले ली है, तो बल लगा रहे हैं गुणा आर। सदिश है, अभी सदिश के चक्कर में मत पड़ो, समझने के उसमें रहो, लिखना तो वही पड़ेगा आपको। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये बात तो अभी भी गलत है, ये बात अभी भी गलत है। जो लोग खेती किसानी करते हैं, जिनके घर में नल वगैरह बड़ी चीज होती हैं, वहां पे मैकेनिक आता है तो वो कहता भैया सीधा सीधा बल लगाना, स्लिप नहीं हो जाए। अब सुनना, स्लिप क्यों होगा? अब बड़ी चीज समझिए आप बल आघूर्ण के संबंध में, जो चीज आपको आपके कैरियर के लिए हेल्पफुल होगी। अब ये मिटा दे रहे हैं, परिभाषा मरिभाषा छोटी चीज है। अब सुनो, ये डायग्राम एक बार फिर से बना रहे हैं, कोई काम ही नहीं है इसके अलावा, तो हम एक बार डायग्राम फिर से बना रहे हैं। ये है आपका वो नट, और यहां हमने लगा दिया वो पाना। अच्छा पाना बना रहे हैं इस बार। ये बना आपका वो पाना, यहां पे बल लगा रहे हो, ये इसका अक्ष है, ये मोमेंटम आर्म हो गई। जहां आप बल लगा रहे हो उसे आघूर्ण भुजा कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण में अंतर समझ में आ गया। उसमें दो बल लगते हैं, इसमें हम एक ही लगा रहे। एक बल तो इसका अक्ष ही लगाता है, जो कसा रहता है ना उससे। अब भैया हमने बल इस दिशा में लगा दिया, हो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब बल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के अलावा किसी दिशा में लगता है तो दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। तो बल हमने क्या किया था, बल हमने एक विशेष दिशा में लगा दिया था, और पता है ये जो हमारी मोमेंटम आर्म है, इससे मान लो ये मोमेंटम आर्म है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम बता देते हैं, और इसके साथ इसने बल इधर लगा दिया। तो ये देखो आप, ये हो गया थीटा कोण। थीटा कोण बनाते हुए, मोमेंटम आर्म से थीटा कोण बनाते हुए बल लगा दिया। तो ये बल, जो बल दो घटकों में वियोजित हो जाएगा,
दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। यस, ये बल दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, क्योंकि अनबैलेंस है यार। एक घटक ये होगा, इससे हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, और एक घटक ये होगा एफ कॉस थीटा। दोनों ही जगह साइन थीटा लिखोगे क्या सर? जिधर कोण बनता है उधर कॉस थीटा होता है। अब प्रश्न है कि कौन सा बल इसे घुमाने वाला है? क्या एफ कॉस थीटा? एफ कॉस थीटा तो कभी नहीं घुमाएगा, वो तो मूवमेंट आर्म के साथ मिल गया, दुश्मनों से मिल गया है, अब तो वो दुश्मन की ही सहायता करेगा। ये मूवमेंटम आर्म के समानांतर हो गया, यानी कि बल जो आघूर्ण भुजा, मूवमेंटम आर्म आघूर्ण भुजा, और यहां दूरी तो है ही, दूरी के समानांतर हो जाता है, समानांतर होता है, वो कभी भी आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता। अरे डज नॉट प्रोड्यूसेस टार्क, वो आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता और नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो इस भुजा के, इस दूरी के समानांतर हो गया। अब जो बड़ी बात हम लिख रहे हैं, जिसके कारण हम कह रहे थे कि ये फार्मूला गलत है, हमने गलत अकेला बोला था, हमने गलत सलत नहीं बोला था। तो जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि ये फार्मूला गलत है, वो बात सुनो। अब बल, यहां पे बल जो आघूर्ण भुजा के, भुजा मतलब दूरी, यही आघूर्ण भुजा मतलब दूरी होती है। चलो आघूर्ण भुजा में एक बार और लिख देते हैं, घूर्णन अक्ष तथा वस्तु का वह बिंदु जहां पर बल आरोपित होता है। बल जो आघूर्ण भुजा के लंबवत होता है, जो कि कौन है यहां पे? साइन थीटा। ये जीरो तो नहीं समझ रहे तुम लोग? केवल वो ही आघूर्ण उत्पन्न करता है, केवल वो ही आघूर्ण उत्पन्न करता है। बस बस बस, केवल वो ही आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो उसके लंबवत होगा। मतलब इसके लिए हमें आएगा टॉर्क, टॉर्क बराबर टाउ बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू एफ साइन थीटा, R गुणा एफ साइन थीटा। मतलब ये है कि ये बल परपेंडिकुलर है इसके R के। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अपने पास ये इतनी सारी जगह है लिखने के लिए। देखो तो यार, टाउ बराबर क्या होता है? एफ क्रॉस आर। ये क्रॉस है, और क्रॉस का मतलब आप समझते हो, ये सदिश गुणनफल है, और इसका मतलब होता है टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा, आर एफ या एफ आर दोनों। अब ये यदि बल उस दूरी के लंबवत होना चाहिए तभी वो आघूर्ण उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए बच्चों, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। अब सुनना जरा, समझना, और ये बात अब हम इससे उदाहरण ले रहे हैं।
अब आप इतनी सारी चीजें लिखें, ये इनका एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट फटाफट, स्क्रीनशॉट 1 मिनट में लो। चलिए चलिए, ये अपन इधर से हटा दे रहे हैं, ये अपन ने इधर से हटा दिया है, दोनों चीजों को हटा दिया गया है, और ये भी अपन हटा दे। और जहाँ सब इतनी सारी बातें लिखी हैं तो यहाँ पे भी अपन सदिश लगा दो, थोड़ा सा कष्ट होता बार बार लगाने में। अब प्रश्न है एक कि ये यहां से यहां तक की दूरी मोमेंटम आर हो गई, एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2, एक बल इधर लग रहा है F3, एक बल इधर लग रहा है F4, इसे मिटाओ। एक बल इधर लग रहा है F5, एक बल इधर लग रहा है F6, और एक बल बिल्कुल इधर लग रहा है F7। पूरी बातें समझना है, टाइम पास नहीं हो रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। ये इतने बल लग रहे हैं इस पे। देखो बच्चों, कोण जितना छोटा होगा, 90 से जितना छोटा होगा, मतलब बल तथा ये दूरी, यानी कि आप क्या लिखेंगे, आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा से दूरी के बीच का कोण 90 से जितना कम होगा, उत्तर तो हम अभी लिख दे रहे हैं यार, जितना कम होगा उतना ही आघूर्ण कम हो जाएगा। लो, ये तो बात है। तो सबसे कम बल लगेगा F1, सबसे कम, उससे ज्यादा F2, सबसे ज्यादा F7, और F5 बराबर तो यहीं लिख दो 0, क्योंकि उसके समानांतर हो गया है, शत्रुओं से मिल चुका है। दुश्मनों से मिलने वाले आदमी कोई काम नहीं कर सकते हमारे पक्ष में, ऊपर की बात की है। और इससे ये घूमेगा कैसे, ऐसे, ये पूरे बल इसे ऐसे घुमाएंगे, ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो F1 से क्या होगा, ये ऐसे करो बाहर की तरफ, दिशा आउट आउट आउट, परपेंडिकुलर आउट, बाहर की तरफ लगेगी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब नीचे वालों की बात करो, F4 ज्यादा लगाएगा, F3 कम लगेगा, F4 ज्यादा लगाएगा, परंतु ये इस तरफ घुमाएंगे, ये अंगूठा अंदर चला गया है, ऐसे कर लो, इस तरफ आ जाओ, ये घुमा रहा है कहाँ, ऐसे, इस तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ चला गया, तो दिशा कहाँ होगी, इन, यानी कि ऋणात्मक और ऋणात्मक, तो इसकी दिशा ऋणात्मक हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया कि ये हमारा सही फार्मूला था, बल उस दूरी के लंबवत होना चाहिए, वो ही बल आएगा हमारे आघूर्ण में, और वो ही बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। जड़त्व आघूर्ण एक वृत्तीय बल है जो वृत्तीय गति देता है, घूर्णी गति जिसे कहते हैं। तो देखो ना, वो F × R बराबर टाउ हो जाता है। सामान्य बल F होता है तो वृत्ति में त्रिज्या का गुणा कर देते हैं, जिस अक्ष पे वो घूम रहा है। ये इसे अपन आघूर्ण भुजा को घूर्णन अक्ष की त्रिज्या भी तो कह सकते हैं। अरे हाँ यार, ये बात तो हम भूल ही गए थे, है ना, आघूर्ण भुजा को अपन घूर्णन अक्ष की त्रिज्या भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पे ये लिख लो, आघूर्ण जो भुजा है उसे हम घूर्णन अक्ष की, घूर्णन करती हुई वस्तु की, घूर्णन करती वस्तु की
घूर्णन गति की त्रिज्या, घूर्णन गति की त्रिज्या, ये घूम रहा तो ऐसे ही घूमेगा ना पूरा, ऐसे ही करके, तो हम कह सकते हैं इसे। तो कितने मजेदार चीज है बल आघूर्ण। तो इसमें एक बल से काम चल जाता है, बल युग्म आघूर्ण से दो बलों की जरूरत पड़ती है, और बल युग्म तो आप समझ गए हैं। तो बच्चों अब अपने क्या करना चाहिए, इसका विमीय सूत्र और इकाइयां पढ़ लेनी चाहिए। तो विमीय सूत्र और इकाई तो वो ही होंगी जो बल युग्म आघूर्ण की होती हैं, अलग नहीं होंगी। तो देख लेते हैं जल्दी से, हम इसकी इकाई भी देख लेते हैं और विमीय सूत्र भी देख लेते हैं। तो वहां पे तो ये नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर है ना। एफ की इकाई होती है न्यूटन, आर की इकाई होती है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इकाई हो गई। एफ का विमीय सूत्र होता है ml t माइनस 2, आर का विमीय सूत्र होता है आर एल, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ये इसकी इकाई हो गई। डायन इंटू सेंटीमीटर सीजीएस इकाई हो जाएगी, और विमीय सूत्र तो सीजीएस में बदलते ही नहीं है। तो कैसा लगा, बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण तीनों में अंतर है ना, अंतर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बल आघूर्ण के कुछ उदाहरण देखते हैं। और जो पहला उदाहरण है वो ये है कि जो चारा काटने की मशीन होती है, काटने की मशीन, उसका हत्था, जो हत्था होता है ना घुमाने के लिए, परिधि के पास लगाया जाता है। क्यों परिधि के पास लगाया जाता है? देखिए क्यों ऐसा करते हैं ये है वो चारा काटने का ऐसा गोला होता है, ये ऐसे ये ऐसी होती है, और जो उस पे जो हत्था लगाया जाता है वो इधर से ऐसे करके लगाया जाता है। ये घूर्णन अक्ष से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, और जब हम इसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी हम उसे उतनी आसानी से घुमा पाएंगे। यदि ये दूरी कम कर दो, यहाँ लगा दो वो हत्था, यहाँ से घुमाओ, तो बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आर जितना ज़्यादा होगा, घूर्णन अक्ष से दूरी लेते हैं ना, हमने देखा ना टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, और एफ तो खैर हम परपेंडिकुलर लगा ही रहे हैं इसके घूर्णन अक्ष के, तो ये घूर्णन अक्ष है, और यहाँ से पकड़ के यदि हम इसे घुमाएंगे तो हम इसे आसानी से घुमा पाएंगे। यहाँ लगा देंगे तो ये आसानी से नहीं घूमेगा। तो बच्चों ये भी एक बल आघूर्ण का उदाहरण है। अब आप देखिए कि यदि गेट, आपके घर में जो गेट होते हैं, मान लो यहाँ से फिट है वो गेट, इस जगह से वो गेट फिट है, ये है वो गेट, यहाँ पे वो घूमता है। तो खोलने या बंद करने के लिए ये यहाँ से ये हो गया उसका घूर्णन अक्ष। अभी तुम लोग घर में हो, कोशिश करो गेट यहाँ से खोलने की कोशिश करना, ये इधर से खुलेगा बाहर, ये ऐसा, या अंदर जाएगा तो ऐसा, ये घूर्णन अक्ष है। तो यहाँ पे जो हैंडल होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर, मतलब गेट के बिल्कुल कोने पे लगाया जाता है। यदि हैंडल यहाँ लगा दो तो गेट खुलेगा ही नहीं। ये आप उठ के अभी थोड़ी देर प्रैक्टिकल कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और उठ के थोड़ी देर प्रैक्टिस करो। गेट को बिल्कुल जिस अक्ष पे वो घूम रहा है वहाँ से उसे खोलने या बंद करने की कोशिश करो तो बहुत बल लगेगा, यहाँ से वो आसानी से खुल जाएगा। फिर हम बात करते हैं जैसे पेचकस है, हमें कोई स्क्रू खोलना है, तो पेचकस छोटा है, तो यदि वो नहीं खुल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा पेचकस लाते हैं, इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं, उस स्क्रू को आसानी से हम खोल लेते हैं। अभी आप देखो हैंड पंप तो ग्रामीण स्तर में ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो जो हमारा हैंड पंप है, मान लें यहाँ पे जो हत्था लगा होता है, ये हत्था जितना बड़ा होगा, क्योंकि ये घूर्णन अक्ष हो गया, ये हत्था जितना बड़ा होगा
हम उस हैंडपंप को उतने आसानी से चला पाएंगे। ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। कुम्हार कुम्हार घड़े बनाता है ना, उसका चाक कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, यहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन रखता है, यही घूर्णन अक्ष है। तो यहाँ से उसे पकड़ के घुमाया जाता है दूर, यहाँ नहीं लगाया जाता ये उसके कोने पे, ताकि ये वाली दूरी ज़्यादा हो जाए और बल आघूर्ण का प्रभाव ज़्यादा लग जाए। अभी हमने जो सबसे पहला उदाहरण लेके यहाँ पे काम शुरू किया था कि मान लो कोई नट है और उस नट को हमें खोलना है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेचकस यूज करते हैं, सॉरी पाना यूज करते हैं। और पाना यूज करते हैं तो ये पाना यदि छोटा है तो ये नट नहीं खुले, क्योंकि ये घूर्णन अक्ष हो जाएगा। तो इस पाने को बड़ा कर दें तो हम इस नट को बहुत आसानी से खोल पाएंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझिए उस टॉपिक को। ये तो इसके सब एग्जाम्पल हो गए, और अब वो जो टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है बल आघूर्णों का संतुलन। कैसे संतुलित होते हैं बल आघूर्ण। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक कोई दृढ़ पिंड है, मतलब रॉड है, और ये यहाँ से ये फिक्स है, ऐसी या ऐसी घूमेगी, ये घूर्णन अक्ष है यहाँ पे, और इस पॉइंट को अपन 0 मान लेते हैं। इस तरफ हम यहाँ पे माइनस बोल दें, इस तरफ हम यहाँ पे प्लस बोल दें। एक इमेज करो कि एक बल आघूर्ण आप बल यहाँ पे लगा रहे हो, F बल, ये वाली जो दूरी है ना बच्चों वो है x1, और देखो एक बल आप यहाँ से नीचे इस तरफ लगा, घूमना इसके ऊपर या नीचे है, ऐसे या ऐसे, ये बल आप लगा रहे हो F2 और ये दूरी है x2, और एक और आप बल लगा रहे हो F3 और ये वाली जो दूरी है वो है x3। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे दृढ़ पिंडों का संतुलन। तो बच्चों एक सिंपल सी भी बात है कि यदि हमें संतुलित करना है, संतुलन का मतलब है नो मूवमेंट, इसमें कोई गति नहीं होगी, नो डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। तो दृढ़ पिंडों के संतुलन का जो नियम है कि समस्त बल आघूर्णों का योग 0 होता है। मतलब कोई भी दृढ़ पिंड कब संतुलित माना जाएगा, जब उसके समस्त बल आघूर्णों का योग 0 हो जाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि τ1 τ2 τ3 प्लस जितने भी लगा रहे हैं बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब अपन इसकी बात करते हैं। बल है F1 और घूर्णन अक्ष से दूरी है x1। हाँ, इनका सदिश योग होता है, योग 0 होता है। और कैसा योग होता है, ये सदिश योग। इसमें कितने बल लग रहे हैं, 3, यानी कि 3 बल आघूर्ण रहेंगे। तो हम सबसे पहले ये लिखें F1 x1। अब यहाँ पे हमें माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरफ है, और ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस F2 x2 प्लस F3 x3। देखो बल आघूर्ण मतलब बल और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी। ये घूर्णन अक्ष से दूरी है x2, तो हमने F2 x2 लिखा। यहाँ से घूर्णन अक्ष की दूरी x3 है, तो हमने F3 x3 लिखा। ये इस घूर्णन अक्ष के इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने माइनस F1 x1 लिखा। और ये यहाँ पे केवल 3 ही बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा बराबर 0। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो F1 x1 इसे उस तरफ ले गए, लिखा रहने दो यहीं पे, और ये यहीं रहना दिया F2 x2 प्लस F3 x3। देखिए ये आया। तो देखो आप जरा, इधर का इस घूर्णन अक्ष के इस तरफ क्या है, L H S लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ क्या है
RHS मतलब राइट हैंड साइड, वामावर्त और दक्षिणावर्त। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो वामावर्त का कुल बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त का कुल बल आघूर्ण। मतलब LHS का टोटल टाउ बराबर RHS का टोटल टाउ, यानी बल आघूर्ण। ये है संतुलन की स्थिति। तो हमने क्या बोला कि कोई दृढ़ पिंड कब संतुलित रहता है, कब वो संतुलन की स्थिति में रहता है, जब उस पर कार्य करने वाले कुल बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। मतलब जितने LHS के बल आघूर्ण उतने ही RHS के बल आघूर्ण होंगे। तो ये दृढ़ पिंडों के संतुलन की हमने बात की। अब हम यहाँ पे एक और छोटी सी चीज डिस्कस आपसे करना चाहते हैं, और वो बल आघूर्ण की जगह है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण वो त्वरण होता है जो कोणीय वेग को परिवर्तित करता है। हम यहाँ पे यदि बात लिखते हैं कोणीय त्वरण, यस, कोणीय त्वरण। पता है बच्चों, ये कोणीय त्वरण, त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन की दर, तो कोणीय त्वरण का मतलब होता है कोणीय वेग परिवर्तन की दर। कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। मतलब अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल ओमेगा अपान डेल टी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। ये अल्फा इज इक्वल टू होता है। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। मतलब बहुत छोटे समय के लिए यदि हम करें तो फिर उसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t टेंस टू 0 तो अल्फा हो जाता है। अच्छा बच्चों, आपको ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं कोणीय त्वरण। मतलब कोणीय त्वरण क्या है? अल्फा, तथा रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण में संबंध। और रेखीय त्वरण का से प्रदर्शित करते हैं, जो रेखीय त्वरण होता है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी समीकरण नंबर 1 है। और हमें पता है, हम करवा चुके हैं वृत्तीय गति में, वी नो दैट, हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी अपान आर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेकंड से ओमेगा का मान फर्स्ट में रख देते, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपान डी टी इंटू वी अपान आर। चलिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान आर, तो ऐसे लिख दें डी बी अपान डी टी। डी बी अपान डी टी क्या है? डी बी अपान डी टी तो वेग परिवर्तन की दर है, और इस वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। रेखिक वेग के परिवर्तन की दर है, तो ये रेखिक त्वरण होगा। तो डी बी अपान डी टी बराबर हम ए लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए अपान आर, या ए बराबर हो जाएगा आर अल्फा। ये है संबंध रेखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में। एक बात मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन आपके पास है ना, लिख लेना यार उसे। मतलब सीधी सी बात यह है कि कुछ भी यहाँ पे हम तथ्य पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम भौतिक राशियां पढ़ रहे हैं, तो जो रेखिक पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी रेखिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें
उसमें उसके बराबर होता है कोणीय गुणा आर, ये त्रिज्या होती है। मतलब कुछ भी रेखिक यदि हम पढ़े, जैसे रेखिक त्वरण था, कोणीय त्वरण गुणा आर हो गया। जैसे रेखिक बल को हम क्या बोलते हैं, रेखिक बल यदि हो तो एफ, और पता कोणीय बल कितना होता है, टाउ, टाउ ही होता है। अभी पहला बड़ा गुण जो कि उसे कोणीय वेग देता है, तो टाउ इंटू आर, यही तो हमने पढ़ा था। रेखिक बल और ये कोणीय बल, तो बल अवगुण को आप कोणीय बल भी कह सकते हो, उसमें टाउ इंटू आर कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप समझ के रखेंगे। तो ये हमारा कोणीय वेग, हालांकि हम कोणीय वेग को वृत्ति गति वाला जो हमारा वीडियो है इसमें बहुत डिटेल से कर चुके हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और ये तो है ही, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं।